नमस्कार दोस्तों, योर ज्योग्राफी ट्यूटर में आप सभी का स्वागत है। मैं विकास कुमार यादव। आज अपन बात करेंगे राजस्थान का जो अपात अंतर यानी कि जो नदियां हैं राजस्थान की, उनके बारे में आज बात करेंगे अपन। इसकी बात राजस्थान की नदियों की बात करें, राजस्थान की नदियों की बात करें तो राजस्थान इसे 3 भागों में बांटा जाता है और इन्हें बांटने का जो क्रम है वो रखा गया है संगम बिंदु। जो राजस्थान की नदियां हैं वो जहाँ पे जाके उनका डिस्चार्ज पॉइंट है, उसके आधार पर ये 3 भागों में बांटा गया है। तो और वहीं इंडिया में इनका जो डिवाइडेशन किया गया है वो उद्गम स्थान के आधार पर किया गया है। तो आज अपन बात करें तो दूसरा जो इन्हें बांटा गया है वो 3 भाग कौन कौन से हैं। तो इन्हें 3 भागों में बांटा गया है: बंगाली खाड़ी की नदियां, अरब सागर की नदियां और अंतःप्रवाही नदियां। तो राजस्थान में एक पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला है, वो राजस्थान को मुख्यतः 2 भागों में बांटती है। मुख्यतः 2 भागों में बांटती है और वहीं ये नदियों को भी 2 भागों में बांटती है। कौन कौन सी? जो पूर्व में जाती हैं वो जाती है बंगाली खाड़ी की नदियां, और जो पश्चिम में जाती हैं, पश्चिम की जो नदियां हैं वो हैं अरब सागर की नदियां। तो इनमें और जो बच गई यानी कि जो उत्तरी हिस्सा है, उत्तरी हिस्सा यानी मरुस्थलीय भाग है, तो वहां की जो नदियां हैं वो आती हैं अंतः प्रवाही नदियां। ये इनके देखें प्रतिशत के क्षेत्र में कि सर्वाधिक नदियां कौन सी हैं। तो जो अरब सागर की नदियां हैं, अरब सागर की नदियां जो, क्योंकि राजस्थान के पश्चिमी भाग में, पश्चिमी भाग में क्या है, मरुस्थल है। तो मरुस्थल होने की वजह से यहाँ पे इन नदियों का क्षेत्र सबसे कम है। तो इन नदियों का क्षेत्र कितना है? लगभग 17% के आसपास है। लगभग 17% के आसपास ये अपना हिस्सा रखते हैं। वहीं बंगाल की खाड़ी की जो नदियां हैं, इस साइड में क्या है कि मरुस्थल नहीं है, उपजाऊ मिट्टी है और धरातल का ढाल भी इस तरफ है। तो यहाँ पे इस क्षेत्र का क्रम कितना है? लगभग ये 23% के लगभग है, 22.4 ऐसा कुछ है। वहीं अंतः प्रवाही नदियां ये अपने सबसे ज्यादा क्षेत्र रखती हैं। ये रखती हैं कितना? अपने आप में 60% के लगभग हिस्सा रखती हैं। क्योंकि राजस्थान के जो पश्चिमी भाग है, पश्चिमी भाग सारा मरुस्थलीय है। लगभग 60%, राजस्थान के 60% क्षेत्र पर में क्या है? मरुस्थल है। तो वहीं पे नदियां जहां से उद्गम होंगी उसके थोड़ी दूर जाने के बाद में वो क्या हो जाती हैं? विलुप्त हो जाती हैं। तो वो अंतः प्रवाही नदियों की आती हैं। और यही कारण है कि राजस्थान में अंतः प्रवाही नदियां जाता है मरुस्थल के होने की वजह से, क्योंकि मरुस्थल से जो भी नदियां उद्गमित होती हैं वो थोड़ी दूर जाने के बाद में विलुप्त हो जाती हैं। तो आज अपन बात करेंगे राजस्थान की नदियों को, बंगाल की खाड़ी की नदियां, अरब सागर की नदियां, इन्हें कौन से किस हिसाब से राजस्थान को डिवाइडेशन किया गया है। तो जो बंगाल की खाड़ी की नदियां हैं, बंगाल की खाड़ी की नदियां हैं, वो अरावली के पूर्व का जो क्षेत्र है, राजस्थान में जो अरावली के पूर्व का जो क्षेत्र है, वहां पे वहीं अरावली के पूर्व से उद्गमित होती हैं और किसी न किसी माध्यम से ये चला जाके बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। बंगाली खाड़ी में जैसे चंबल नदी है, चंबल नदी राजस्थान वो मध्य प्रदेश उद्गमित होकर राजस्थान में बहने के बाद में यमुना में जाके मिल जाती है, एमपी में, यूपी में। वहां पे मिलने के बाद में, यूपी में मिलने के बाद में ये सीधा जाके और आगे जाके उसमें बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। तो अतः इसको संगम स्थान के आधार पर चंबल को कौन से में बांटा गया है? बंगाली की खाड़ी में बांटा गया है। वहीं अरब सागर की नदियां, अरब सागर में है सागरमती, सागर। तो वो राजस्थान के जो अरावली है उसके पश्चिमी क्षेत्र से उद्गमित होने के बाद में, गुजरात में बहने के बाद में अरब सागर में जाके गिर जाती है। अरब सागर में जाके गिर जाने की वजह से इसे कौन से क्षेत्र में बांटा गया? अरब सागर की नदियों के में। और वहीं जैसे कांतली हुई, वो राजस्थान से उद्गमित होकर राजस्थान में ही विलुप्त हो जाती है। उस वजह से उन्हें रखा गया है अंतः प्रवाही नदियों के क्षेत्र में। अब इसके बाद में बात करें प्रवाह क्षेत्र, बंगाली खाड़ी का जो प्रवाह क्षेत्र है, अभी मैंने बताया लगभग आपको। बंगाली खाड़ी है राजस्थान के अरावली के पूर्व की ओर। तो पूर्व की ओर नदियों का क्षेत्र ज्यादा है। तो वहां पे इसका रखा गया है कितना? 22.4%, लगभग 23% के लगभग मान सकते हैं आप इसको एवरेजन, 23% के लगभग बंगाली खाड़ी की नदियां हैं। और वहीं इनके पूर्वी क्षेत्र में पानी की अधिकता होने की वजह से यहाँ पे क्या है, जल ग्रहण कितना है इसका? 53% रहा है। ठीक है, यानी सीधे सीधे याद रख लेना कि प्रवाह क्षेत्र कितना है, लगभग 23% के आसपास है, और जल ग्रहण क्षेत्र कितना है, लगभग 53% के आसपास है। इन नदियों के बारे में आगे अपन पढ़ेंगे। दूसरा देखते हैं अपन बिंदु, अरब सागर की नदियां। अरब सागर की नदियों के बारे में बात करें, अरब सागर की नदियों को मैंने बताया था आपको लगभग 17% के आसपास है। तो 17% नदियां कौन से में? अरब सागर की नदियां हैं। अरब सागर की नदियां जो राजस्थान के अरावली के पश्चिम में बहती हैं वो होती हैं अरब सागर की नदियां। तो इनमें इनका प्रवाह क्षेत्र लगभग
17% है, और इनका जल ग्रहण क्षेत्र क्या है, 35% है। ठीक है। और इन जो नदियों हैं इनके बारे में अपन आगे बात करेंगे। आगे चलते हैं, अंतःप्रवाही नदियां। अंतःप्रवाही नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र मैंने बताया था आपको सर्वाधिक है, क्योंकि ये राजस्थान में मरुस्थल होने की वजह से मरुस्थल में उद्गम होके मरुस्थल में ज्यादा दूर बह नहीं पाती और विलुप्त हो जाती है। तो इनका जल ग्रहण क्षेत्र सबसे कम है, क्योंकि जल इनमें सबसे कम हो जाता है। एक तो दूसरा रीजन जल कम होने का राजस्थान में यह भी है, क्योंकि राजस्थान में कोई भी ग्लेशियर वगैरह नहीं है, तो जो भी नदियां हैं वो सब वर्षा पे मानसून पे डिपेंड करती हैं। और मानसून पे डिपेंड करती हैं, तो राजस्थान में जो मानसून आता है वो राजस्थान के पूर्वी हिस्से में ज्यादा मिलता है, जो दक्षिणी पूर्वी है उस हिस्से में ज्यादा मिलता है। तो इस वजह से इस साइड की जो नदियां हैं उनमें जलग्रहण क्षेत्र ज्यादा है। जैसे जलग्रहण क्षेत्र, जैसे बंगाली खाड़ी की नदियों की बात करें तो उनमें जलग्रहण क्षेत्र 53% है, 53% है। वहीं राजस्थान के जो दक्षिणी दक्षिणी वो सॉरी पश्चिमी उत्तरी पश्चिमी जो क्षेत्र है वहां पे क्या है कि वृष्टि सहाय क्षेत्र रहता है, यहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है और ज्यादातर सूखा ही रहता है। तो जो अरावली में वर्षा होती है उससे कुछ नदियां निकलती हैं, वो भी कौन से हिस्से से, दक्षिणी हिस्से से। दक्षिणी हिस्से से जो नदियां निकलती हैं वहां से जो अरब सागर में नदियां जाती हैं, अरब सागर में जो नदियां जाती हैं उनका हिस्सा आता है, और वो कितना आता है, 35% आता है। वहीं अगर बात करें अपन राजस्थान के उत्तरी हिस्से में, वर्षा की मात्रा बिल्कुल ना के बराबर होती है, 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है। तो यहाँ पे क्या है कि नदियों को पानी मिल नहीं पाता है, तो उस वजह से यहाँ पे जो भी नदियां हैं थोड़ी बहुत दूरी बहने के बाद में विलुप्त हो जाती है। तो इस वजह से इनका जलग्रहण क्षेत्र क्या है, सबसे कम है। जलग्रहण क्षेत्र क्या है, सबसे कम है। तो सीधा सीधा याद रख लेना अपने को कि जो राजस्थान के पूर्वी हिस्से से जो नदियां निकलती हैं उनमें पानी ज्यादा है तो वो नदियां जा रही है कहाँ पे, बंगाली खाड़ी में। बंगाली खाड़ी में जा रही है तो वहाँ का जलग्रहण क्षेत्र बंगाली खाड़ी का कितना हो गया, 53%, बंगाली खाड़ी की नदियों का। और वहीं राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में नदियां, वर्षा इतनी होती नहीं है तो वहां से नदियां भी कम निकलेंगी, नदियां कम निकलेंगी तो वहां से देखें तो नीचे जाल और सिरोही इन क्षेत्रों में कुछ वर्षा होती है, तो इस साइड से जो वर्षा नदियां निकलती है वो जाती है अरब सागर में, अरब सागर में जाती है, तो यहाँ का जो जलग्रहण क्षेत्र होता है वो 35% आ जाता है। वही राजस्थान के उत्तरी हिस्से में पूरा मरुस्थल है, वर्षा इतनी होती नहीं, 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है, तो यहाँ से जो नदियां निकलेंगी उनका जलग्रहण क्षेत्र सबसे कम होगा। और जलग्रहण क्षेत्र यहाँ का कितना है, 12%, 12%। और ये नदियां हैं अंतःप्रवाही नदियां, तो इनकी संख्या देखें, तो संख्या तो देखें तो इनकी सर्वाधिक है, 60%, क्योंकि छोटी छोटी नदियां बहुत सारी है यहाँ पे मरुस्थल में। और जलग्रहण क्षेत्र देखें तो इनका सबसे कम है। वहीं बात करें राजस्थान की जो बंगाली खाड़ी की नदियां हैं, बंगाली खाड़ी की नदियों की संख्या मीडियम है, लेकिन यहाँ पे पानी की मात्रा उनमें सबसे ज्यादा है। उसका रीजन है कि मानसून का अच्छा प्रभावित होना इस क्षेत्र में, तो उस वजह से यहाँ पे पानी खूब है। और वहीं राजस्थान की जो अरब सागर की नदियां हैं उनमें पानी मानसून इतना इफेक्टिव नहीं होता, कुछ मात्रा में सही होता है। तो इस वजह से यहाँ पे जो मानसून का इफेक्ट सही होने की वजह से यहाँ पे लगभग 35% के लगभग जलग्रहण क्षेत्र आता है। नदियां आती हैं यहाँ पे 17% राजस्थान की नदियों का। अब आगे बात करें अपन अगले बिंदु में, तो राजस्थान में जो सतही जल है और भूमिगत जल है, वो भारत के सतही जल और भूमिगत जल। सतही जल क्या होता है कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी की जो सतह पर जो पानी पाया जाता है, जो प्रवाहित जल है, गतिशील जल है, उसकी बात करें तो वो राजस्थान में कितना पाया जाता है, 1.16% पाया जाता है। यानी भारत में जहाँ 100% सतही जल है, उसका राजस्थान के पास कितना प्रतिशत है, 1.16 है। उसका रीजन यही है कि मानसून कम प्रभावित होता है और मरुस्थलीय क्षेत्र ज्यादा होने की वजह से नदियां ज्यादा प्रभावित नहीं हो पाती है और विलुप्त हो जाती है। और भूमिगत जल की बात करें तो भूमिगत जल है जहाँ भारत के पास 100% भूमिगत जल है, उसी का राजस्थान के पास 100 का कितना प्रतिशत है, 1.69%। तो लगभग बात करें अपन 2% के लगभग भूमिगत जल है, और सतही जल की बात करें तो 1.16% सतही जल है। इसका रीजन है कि मानसून कम प्रभावित होता है इन क्षेत्रों में, और ज्यादातर मरुस्थलीय क्षेत्र होने की वजह से यहाँ पे पानी इतना पाया नहीं जाता। सतही जल कहाँ से आएगा, जब मरुस्थल में पानी नदियां बहेंगी थोड़ी दूर जाने के बाद में सारे मरुस्थल वो सोख पानी को सोख लेगा, तो उस वजह से सतही जल भी कितना सबसे न्यूनतम पाया जाता है राजस्थान के पास, सबसे न्यूनतम एक तरह से बोल सकते हैं, क्योंकि 1.16 का बहुत कम होता है। और भूमिगत जल भी कम पाया जाता है क्योंकि मरुस्थल पर सारा पानी सूख जाता है, 1.69%। ठीक है। और जो राजस्थान में जो अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत है उसे बोला जाता है राजस्थान का जल विभाजक रेखा। राजस्थान की जल विभाजक रेखा इस वजह से बोला जाता है क्योंकि ये राजस्थान की नदियों को दो भागों में बांट रहा है। कौन कौन सी, एक तो बंगाली खाड़ी की तरफ जाने वाली नदियां, पूर्व की जो दिशा में जो नदियां हैं वो बंगाली खाड़ी की तरफ पानी ले जाती हैं,
और जो पश्चिमी दिशा में है वो ले जाती हैं अरब सागर में पानी। तो यहाँ ये जो अरावली पर्वत है, यहाँ पे जब बरसात होती है तो वहां से नदियां निकल के कुछ जाके बंगाल की खाड़ी में और कुछ जाके अरब सागर में गिर जाती है। और जब इस क्षेत्र में बरसात पहली बात तो होती नहीं है और न के बराबर होती है, तो यहाँ से जो नदियां निकलती हैं वो यहीं पर विलुप्त हो जाती हैं। तो ये आ जाती हैं अंतः प्रवाह क्षेत्र के अंतर्गत। इसमें आ जाती है अंतः प्रवाह क्षेत्र के अंतर्गत आ जाती है। ठीक है, तो ये था अपना अपवाह तंत्र का एक सामान्य जानकारी। अगले बिंदु में अपन बात करेंगे राजस्थान की जो नदियां हैं उनके अपवाह क्षेत्र के, यानी कि ये जो बंगाली की खाड़ी की नदियां हैं, अरब सागर की नदियां हैं, इनको लेके अलग अलग बिंदुओं में अपन बात करेंगे, तीनों को अलग अलग बिंदुओं में बात करेंगे। तो अभी के लिए इतना, अगले मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।